बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कोविड को अब तो एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम हर चीज़ को एंजॉय कर सकती है और तरीके से एंजॉय कर सकती है, तो अब हम लग रहा है कोविड को भी ठीक ठाक अंदाज में एंजॉय करें। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। ये आज का हमारा टॉपिक जो है, ये आपको याद होगा हमने लास्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। ये उसी की कंटिन्यूएशन है बेटा। हम इसको डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को विच इज द largest part that contain largest part. Forebrain consists of two major regions. One is telencephalon and diencephalon. अगर हम बात करें सबसे पहले telencephalon की कि what is telencephalon, तो याद रखिएगा it is also known as cerebrum. cerebrum के लिए याद रखिएगा कि it is the largest part of the brain. brain का सबसे largest part, ठीक है, number one. It is the largest part of the brain that consists of interneurons. अच्छा, ये अगर हम इस रीजन से देखें तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे बैक तक जाता है, पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। फिर अगर हम इसको साइड से देखें, मतलब लाइक मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये किस तरह का बना हुआ है वो देखें, मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा बना होता है। फिर वही बात, ड्राइंग को ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ये इस तरह से बना है, लेकिन अगर इसे मैं सुपीरियरली, ये तो मैंने लेटरल साइड देखा ना, साइड देखा है, लेकिन अगर मैं इसे सुपीरियरली फोकस करूँ तो याद रखिएगा नेचर ने इसके दो पार्ट्स, ये मैं कौन सा साइड देख रहा हूँ, इट इज लेटरल व्यू, ठीक है। और अगर मैं सुपीरियरली देखता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसे नजर आएगा, जैसे दो स्मॉल डीज हैं जो बीच में से कट हैं, इस तरह से, यानी एक मून को मैंने हाफ कर दिया है। इट इज हेमिस्फीयर, और इनके दरमियान में कुछ फाइबर्स ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। इन क्रॉसिंग फाइबर को डिकोसेशन फाइबर्स कहते हैं। इन फाइबर्स की खास बात ये होती है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। याद रखिएगा ये जो सेरिब्रम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर याद रखिएगा इट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये नेचर ने ऐसे क्रॉस किया हुआ है। अल्लाह ना करे अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कोई इशू होता है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, और अगर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हुआ तो राइट साइड। इसी तरह से अगर हम राइट हैंडेड हैं तो इसका मतलब है हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव है, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं इसका मतलब है हमारा राइट साइड बहुत एक्टिव है। हमारे प्रोफेसर एक बड़ा खूबसूरत इस पर जुमला कहा करते थे कि जो जिनका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव है, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वो विजनरी लोग होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर पेंटर्स हैं वो लेफ्टी होते हैं, विजनरी होते हैं, उनकी सोच बड़ी गहरी होती है। राइट और जो राइट हैंडेड होते हैं इनका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हम रट्टू तो होते हैं, वैसे ये तो मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, रीजनिंग बड़ी अच्छी ढूंढ लेते हैं, अच्छा एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, लेकिन सोशल होते हैं। ये हमारे प्रोफेसर कहा करते थे। बहरहाल आइए वापस इसी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो नेचर, आप ये जो रीजन देख रहे हो, यहाँ पे नेचर ने क्या किया, फोल्डिंग्स बनाई हैं। अगर मैं फोल्डिंग्स को अलग से बनाऊँ
ये मैं कौन सा व्यू दिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज सुपीरियर व्यू, दिस इज सुपीरियर व्यू एंड दैट वाज लैटरल व्यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा फोकस करूं तो यहां पर ऐसे नेचर ने इस तरह से बनाए। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनाए। इसमें कहीं गाइरस होते हैं, कहीं सल्कस होते हैं। ये जो आप डिप्रेशंस देख रहे हैं, दीज डिप्रेशंस आर सल्कस, दीज इंप्रेशंस आर गाइरस। ये बेसिकली इन रीजन्स को इसके एरिया को प्रोलॉन्ग करने के लिए नेचर ने इसको फोल्ड करके रखा है। तो ये पूरा ब्रेन यहाँ पे मौजूद है। पहले तो इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये कुछ इसके व्यूज़ हैं। यहीं पे एक और बात आपको मैं बताऊं, अक्सर हम पढ़ते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ cerebrum is cerebral cortex। सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर इतना एम्फेसाइज क्यों किया जाता है, वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, उसकी वजह क्या है? देखिए, इसको मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा समझा दूं। नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है, उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आप समझ लें। ब्रेन की जब भी स्लाइड बनाई जाएगी, उसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो होगा हमेशा वाइट मैटर। वाइट मैटर किसकी वजह से होता है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स कभी भी ब्रेन नहीं बनाते, ब्रेन इज ओनली फॉर्म बाय इंटर न्यूरॉन्स। तो वो जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स है वो बेसिकली सेंसरी नर्वस सिस्टम से आए, जिसको हम कहते हैं एफरेंट, इफरेंट। ये नर्वस सिस्टम्स होते हैं ना, एफरेंट जो टुवर्ड्स द ब्रेन, इफरेंट जो अवे फ्रॉम द ब्रेन इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, मोटर होगा, तो वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड होने की वजह से वाइट अपीयरेंस देते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द ग्रे मैटर, इट इज द ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर है तो इट ओनली कंटेन इंटरन्यूरॉन्स, इट ओनली कंटेन इंटरन्यूरॉन्स विच इज अनमाइलिनेटेड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दीज। अच्छा, एक यहीं पे एक और बात, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने एक ब्रेन का एक लेटरल व्यू लिया है। इसी लेटरल व्यू के अंदर एक सी शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इस सी शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस कैलोजम, corpus callosum. So what is corpus callosum? A C-shaped structure which adjoins to cerebral hemispheres। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट रखता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोजम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। इसके दरमियान में ये मौजूद होगा और ये इनको आपस में ज्वाइन रखता है इस तरह से। वैसे एक बात है बच्चों, मैं आपको पढ़ा के थोड़ी बहुत ड्राइंग मैंने कुछ बेहतर कर ली है, फिर भी अगर नहीं समझ आए तो माजरत, लेकिन कुछ कोशिश की अपनी तरफ से। बहरहाल, ये कॉर्पस कैलोजम, व्हाट इज द रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स? बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स कर क्या रहा है, याद रखिएगा। इट इन्वॉल्व्स इन मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। ये तमाम के तमाम फंक्शंस किसके हैं? बेसिकली ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको याद हो, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़े थे तो स्कल में मैंने आपको बताया था फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। एग्जैक्टली इसी तरह से नेचर ने
इन तमाम की तमाम रीजन्स को अलग अलग किया है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और बैक साइड पर मौजूद है ऑक्सीपिटल। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे लेके चलूँ। याद रखिएगा कि हर रीजन का अपना एक काम है। जो बेसिक फ्रंटल साइड है ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, मेमोरी से रिलेटेड होता है। जो बैक साइड है ये सीइंग साइट के लिए होता है, देखने के लिए होता है। जो टेम्पोरल साइड है वो ऑडिशन के लिए होता है, शोर होता है तो हम यहाँ ऐसे इसको प्रेस करते हैं। कुछ सोचते हैं बहुत तो सर पे ऐसे हाथ रख लेते हैं, गलती करते हैं, अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, कुछ यार क्या किया। मूवी देख रहे हैं, टीवी मुसलसल देख रहे हैं, मोबाइल मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, पेन फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, तो बैक साइड को हम हल्का सा प्रेस करते हैं। तो नेचर ने इन तमाम के तमाम रीजन्स के अपने अपने फंक्शंस रखे हैं, ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस रखें। तो ये आपके सामने तमाम का तमाम टेलेंसेफेलोन। याद रखिएगा इसमें वही रीजन्स होते हैं कि सेरिब्रम consists of frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe। ठीक है, तो यहाँ दिस इज ऑल अबाउट टेलेंसेफेलोन। यहाँ पे टेलेंसेफेलोन को मैन करते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स डाइनसेफेलोन। आइए डाइनसेफेलोन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे थे टेलेंसेफेलोन की, अब हम बात करते हैं डाइनसेफेलोन की। डाइनसेफेलोन याद रखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये दो मेजर इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस के लिए याद रखिएगा कि थैलेमस इज अ रिले सेंटर, इट इज अ क्लियरिंग हाउस। ये एक रिले सेंटर है, ये क्लियरिंग हाउस है। जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशंस आती हैं, सो इट्स अ रिले सेंटर और क्लियरिंग हाउस। जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशंस आती हैं, इट हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ sensory informations from body। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएंगी टुवर्ड्स ब्रेन, जिसने ब्रेन की तरफ जाना है, सबसे पहले थैलेमस के पास रुकती है। थैलेमस डिसीजन लेता है कि उसे किस रीजन में इंफॉर्मेशन को आगे पास करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन विच कम्स फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स ब्रेन, जिसने ब्रेन की तरफ जाना है। सो इट्स अ रिले सेंटर। जितनी इंफॉर्मेशन आती है या जाती है वो बेसिकली थैलेमस उसको सेट करता है, वो आगे फॉरवर्ड करेगा, वो रिसीव करेगा, वो अपने पास स्टे करवाएगा और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो थैलेमस के पास इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है, वो थैलेमस के पास आती है। डाइनसेफेलोन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट आता है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के लिए याद रखिएगा इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ, अब मैं यहां पे इसके सेगमेंट्स लिखूंगा, यहीं पे आपको समझा दूंगा। जो पहला कंपोनेंट आएगा इट इज हाइपोथैलेमस। जो सेकंड कंपोनेंट आएगा उसको कहेंगे एमिगडाला। थर्ड जो कंपोनेंट आता है उसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। और जो फोर्थ कंपोनेंट है इट इज थोड़ा बहुत पार्ट, इट इज सम पार्ट ऑफ थैलेमस। बेसिकली वही पार्ट्स हैं, लेकिन ये कुछ पार्ट थैलेमस का आता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं। याद रखिएगा इट इज फॉर्म बाय इंटरन्यूरॉन्स, दैट्स ऑल। इंटरन्यूरॉन के अलावा इसमें कुछ मौजूद नहीं होगा। हाइपोथैलेमस जो है ये जितने भी होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं,
होम्योस्टेटिक फंक्शन में थर्ड्स मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ये तमाम के तमाम फंक्शन, वाटर बैलेंस, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं रिगार्डिंग होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन तक, ये सब का सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के बाद आता है एमिगडाला। एमिगडाला रिसीव्स it helps in the perceptions of pain, pleasure and sexual arousals on stimulations. ये तमाम के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस, याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस का काम क्या है। हिप्पोकैम्पस हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी टू रिटेन, helps to retain long term memory। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास सेव होती है हमारी हार्ड ड्राइव, दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। और थैलेमस हमने पढ़ा था, इट्स अ रिले सेंटर। अच्छा, रिले सेंटर के अलावा जो थैलेमस है, थैलेमस पेन प्लेजर के लिए भी यूज होता है। ये उसकी भी परसेप्शन, उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशंस लेता है। बहरहाल, सो दिस इज ऑल अबाउट फोरब्रेन। फोरब्रेन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है उसका नाम है मिड ब्रेन। याद रखिएगा नेचर ने मिड ब्रेन जो है वो वर्टिब्रेट्स में बहुत छोटे साइज का रखा है। मिड ब्रेन जो होता है इट इज स्मॉल इन ह्यूमंस but large in animals। एनिमल्स में लार्ज होता है, इसी वजह से एनिमल्स का जो सेंस ऑफ ऑडिशन है तेज होता है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मिड ब्रेन का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ या sense of smell and audition, sound, इसमें बड़ा हेल्प करता है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त, इसकी साउंड की, इसी वजह से एनिमल्स में सुनने की और सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होती, कुछ ह्यूमंस की बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब में हो ऐसा। लेकिन एनिमल्स में आमतौर पे सेंस ऑफ स्मेल और ऑडिशन, ऑडिटरी जो सेंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन इधर ख़त्म होता है। आइए अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, विच इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स ब्रेन। अब हम बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन याद रखिएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है सेरिबेलम। नंबर 3 पर आता है पॉन्स। नंबर 4 पर आता है रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। ये 4 बेसिकली इसके पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में आता है, द डेथ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द डेथ ऑफ द पर्सन। याद रखिएगा उसकी वजह, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स वाइटल टास्क, जितने वाइटल टास्क है। वाइटल टास्क में कैसे, जैसे ब्रीदिंग, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, स्नीजिंग, कफिंग,
हिकफिंग, एक्सेट्रा, ये सारे वाइटल फंक्शंस, दीज ऑल आर द वाइटल फंक्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। जबकि जो सेरिबैलम है, याद रखिएगा, इट कंट्रोल्स मस्क्यूलर, स्पेशली स्केलेटल मसल एक्टिविटी, इट कंट्रोल्स मस्क्यूलर एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे? जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ उसके साथ मूव करते हैं, मूवमेंट हम करते हैं लेग्स के साथ, लोअर लिम्स के साथ, लेकिन हाथ भी मूव कर रहे होते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ये मस्क्यूलर जो कोऑर्डिनेशन है ये जनरेट करता है सेरिबैलम। जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो ड्रिंक यूज़ करते हैं, अल्कोहल एब्यूजर्स होते हैं, उनका सेरिबैलम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में इन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़रा ड्रंकन गेट डिस्टर्ब करता है। तो ये बेसिकली गेट मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ गेट को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए पॉन्स पर। पॉन्स का काम क्या है देख के बताता हूं, क्योंकि मैं भूल गया हूं। पॉन्स का काम है कि इट कंट्रोल्स मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन, स्लिपिंग and facial expressions. रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, इट इज अ फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट इन बिटवीन midbrain, pons and medulla oblongata। अच्छा, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये बेसिकली क्या करता है, जितनी इंफॉर्मेशन आती है अब इसकी मर्ज़ी है, ये देखता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे आगे फॉरवर्ड किया जाए, उसको पॉन्स को बताया जाए, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा को बताया जाए, या मिड ब्रेन को बताया जाए। बास चीज़ों को ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसे रिसीव करे या इग्नोर करे। इसमें बड़ा अच्छा बुक ने लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है रात में रोता है, कपल सो रहा है, मियाँ बीवी सो रहे हैं, तो अब्बा जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, वो कहेंगे बच्चा पहली दफ़ा रो रहा है, कोई बात नहीं, अम्मा उठ जाएंगे, संभाल लेंगे उसको। तो वो इन स्लीप को इन्जॉय करते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी, बच्चा तो रोता है, लेकिन अगर वो मुसलसल रोएगा तो फिर वो रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन रिस्पॉन्स देता है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है उसकी। इंफॉर्मेशन जो आ रही है क्या वो इतनी ज़रूरी है कि उसे फौरी तौर पे दिया जाए, इग्नोर भी करता है। इसीलिए जब हम सो रहे होते हैं और कभी वो सिंगर आता है जो गाना सुनाता है अक्सर कान में आके सर्दियों में, तो मॉस्किटो जब आता है तो हम शुरू में उसे इग्नोर करते हैं कि भाई चला जाए यार, क्यों तंग कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो रेटिकुलर फॉर्मेशन कहता है यार हटाओ इसे, तो हम नींद में भी हाथ पांव हिला लेते हैं, ऐसा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका हमने ब्रेन पार्ट किया। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट करना चाहें, कोई अच्छी बात पूछना चाहें, कोई नया टॉपिक समझना चाहें, प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।